हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मज्जा धातु। ठीक है, मज्जा धातु के बारे में पढ़ेंगे। तो मज्जा धातु की उत्पत्ति यानी कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। मसज अस मसज धातु प्लस अस प्रत्यय प्लस टाप, तो इससे मज्जा धातु बनता है। ठीक है। निरुक्ति मज्जति अस्थिसु इति मज्जा, अर्थात जो अस्थियों के अंदर विद्यमान रहे उसे मज्जा कहते हैं। मज्जति अस्थिसु इति मज्जा, मतलब इसे बोन मैरो कहते हैं नॉर्मली। ठीक है, अर्थात जो अस्थियों के अंदर विद्यमान है उसे मज्जा कहते हैं। अस्थिनम शुद्ध स्नेह भागो, अर्थात मज्जा अस्थि का शुद्ध स्नेह भाग होता है। ठीक है। पर्याय की बात करें तो अस्थि स्नेह, अस्थि संभव और विमंजन। अस्थि स्नेह पूछे, अस्थि संभव कहे, विमंजन करके पूछेगा तो थोड़ा दिक्कत होगा। ठीक है, इसे याद करना पड़ेगा आप लोगों को। अस्थि धातु की उत्पत्ति, ये श्लोक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद ही करना पड़ेगा। रसाद रक्तम ततो मासा मसान मेद अस्ततो अस्थि च अस्थिनो मज्जा तथा शुक्राद गर्भ प्रजायते। ये जठराग्नि से पाचित होकर बना आहार रस जब रसवा स्रोतों में पहुंचता है तब वहां उपस्थित रसाग्नि से इस आहार रस का पाक होता है। इस पाक के परिणाम स्वरूप सार या प्रसाद तथा किट या मल की उत्पत्ति होती है। सार भाग के दो रूप होते हैं, सूक्ष्म एवं स्थूल। स्थूल भाग से पूर्व विद्यमान रस धातु का पोषण या उत्पत्ति होती है तथा सूक्ष्म भाग के एक अंश से उपधातु तथा दूसरे अंश से उत्तर धातु का निर्माण अंश की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार क्रम से रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा का निर्माण एवं पोषण होता है। ठीक है। अब इसी जैसे आपने पंचमहाभूतिक भौतिक आहार का सेवन किया तो जठराग्नि के द्वारा दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक सार भाग में अन्य रस बन गया और मल भाग में आपका पुरीस और मूत्र बन गया। ठीक है। फिर जो सार भाग हुआ उस पर रसंगी क्रिया हुई तो उसे तीन पार्ट में डिवाइड किया, मल भाग, स्थूल भाग और सूक्ष्म भाग। मल भाग से कफरूफ की उत्पत्ति हुई जो कि शरीर से निकल जाएगा। स्थूल भाग में रस धातु की उत्पत्ति होती है और उसका पोषण होता है। सूक्ष्म भाग में क्या होता है, दो चीज़ें बनती है सूक्ष्म भाग से, एक तो उसकी उपधातु बनती है, साथ में रक्त निर्माणांश बनता है। इस पर आगे रक्ताग्नि क्रिया करेगी। ठीक है। सूक्ष्म भाग से दो चीज़ें बनती है, उपधातु कौन सी बनी, स्थानीय और आर्तक बन गई। ठीक है। और उसका रक्त निर्माणांश हो गया। ठीक है। उस पर रक्ताग्नि क्रिया हुई तो उसे तीन पार्ट में डिवाइड हो गया, मल, स्थूल और सूक्ष्म भाग में, जैसे पहले हुआ था। ठीक है। मल में पित्त की उत्पत्ति, स्थूल में रक्त धातु की उत्पत्ति हो गई, रक्त धातु का पोषण हो गया। सूक्ष्म से दो चीज़ें बनेंगी, इसकी उपधातु बन गई कंडरा और सिरा, और फिर इससे बन गया मांस निर्माणांश। ठीक है। रक्त धातु की उपधातु बन गई और साथ में इसका मांस निर्माणांश बन गया। फिर उस पर मांसग्नि क्रिया हुई, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है। मांसग्नि क्रिया हुई तो मांस से खामल बन गया, इसकी स्थूल धातु बन गई और साथ में सूक्ष्म भाग बन गया। तो सूक्ष्म भाग से दो चीज़ें बन गई, इसकी उपधातु सट त्वचा, मतलब त्वचा की 6 लेयर्स और साथ में वसा। फिर उससे बन गया मेद निर्माण सूक्ष्म भाग से। ठीक है। फिर इस पर मेद निर्माण पर मेदोग्नि क्रिया हुई तो मल रूप में स्वेद बन गया, स्थूल रूप में मेद धातु बन गई और सूक्ष्म रूप में अस्थि निर्माणांश बन गया और साथ में इसकी उपधातु स्नायु वगैरह बन गई। ठीक है। फिर अस्थि निर्माणांश पर अस्थिअग्नि क्रिया हुई, जैसे मल हो गया, मल में केश, रोम और शमशु हो गया, स्थूल में स्थि धातु हो गई और सूक्ष्म में मज्जा निर्माणांश हो गया, उसकी उपधातु बन गई। अस्थि की कोई उपधातु नहीं होती है तो यहाँ से उपधातु खत्म हो जाएंगी सारी। फिर उस पर मज्जा निर्माणांश पर मज्जाग्नि क्रिया हुई तो मल में अक्षीविट त्वक स्नेह बन गया, स्थूल में मज्जा धातु बन गई और सूक्ष्म में उपधातु बन गई और शुक्र निर्माण अंश बन गया। शुक्र निर्माण अंश पर फिर शुक्राग्नि क्रिया होगी, शुक्राग्नि क्रिया होने के बाद शुक्र धातु बन जाएगी। ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे करोत तत् शौशर्यम अस्थिनाम माध्य समीरणाम मेदस्थानी पुर्यन्ते स्नेहो मज्जा तथा स्मृता। आचार्य के अनुसार प्रबद्ध वायु अस्थियों के मध्य में रिक्त स्थान कर देता है, उन रिक्त स्थानों में मेद धातु का स्नेह भाग भर जाता है, उसे ही मज्जा कहते हैं। मज्जा को बेसिकली बोन मैरो आ गया, मतलब जो बोन के अंदर मतलब सॉलिड सब्सटेंस होता है, मतलब उसे मज्जा हम लोग कहते हैं। ठीक, बेसिकली मज्जा धातु का स्थान कहाँ, तृतीय मेदोधारा, मेदो ही सर्वभूता नाम उदर अर्म आड़ीशु चा महसी चा मज्जा होती, यानी तृतीय कला का नाम मेदोधारा कला है। मेदोधारा सभी प्राणियों के उदर एवं छोटी अस्थियों में पाई जाती है। ठीक है। तथा बड़ी अस्थियों में क्या पाई जाती है, मज्जा पाई जाती है। ठीक है। स्थूलाशी विशेषणा मज्जा त्वा अभ्यंतरा आशिता अथेतरेषु सर्वेशा सारक्तम मेद उच्यते। आचार्य चरक के अनुसार विशेष करके स्थूल यानी बड़ी जो हमारी लॉन्ग बोन्स होती हैं उनमें मज्जा होता है। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म मतलब छोटी सदियों में हमें क्या होता है, मेद पाया जाता है। ठीक। अगर मज्जा धातु के पंच महाभौतिक संगठन की बात करें तो मज्जा आप्यम और मज्जाई सोमसम। आचार्य चक्रपाणी एवं ढला आचार्य ने मज्जा धातु में जल महाभूत की प्रधानता बताई है। ठीक है। मज्जा धातु का प्रमाण की बात करें तो एक अंजलि है। मज्जा धातु के मज्जा
मज्जा स्नेहो वेट त्वचा, मज्जा का जो मल है वो त्वचा का स्नेह और अच्छी और वेट है, ठीक है। बात करेंगे मज्जा धातु के कार्य की, तो मज्जा प्रीति स्नेह बलम शुक्र पुष्टिम पूर्णम अस्थिनाम चा करोति। मज्जा धातु शरीर में प्रसन्नता, स्निग्धता, शुक्र की पुष्टि यानी शुक्र धातु को बनाता है तथा अस्थियों का पूर्ण करता है, ठीक है। मज्जा पूर्णम आचार्य बागभट ने मज्जा धातु का कर्म पूर्ण करना बताया, मतलब अस्थियों को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। बल शुक्र रस श्लेष्म मेदो मज्जा विवर्धना मज्जा विशेषतो अस्थनाम च बलकृत स्नेह हिता। मतलब आचार्य चरक ने इसके बारे में क्या कहा, मज्जा सेवन करने से शरीर में बल शुक्र रस श्लेष्मा मेदो धातु तथा मज्जा धातु की वृद्धि होती है। विशेषता मज्जा का प्रयोग अस्थियों को बल देने तथा शरीर को स्निग्ध करने के हेतु हितकर होता है, ठीक है। मज्जा व स्रोतस की अगर हम लोग बात करें, मज्जा व नाम स्रोतम अस्थि मूलम संध्यस्य। आचार्य चरक ने मज्जा व स्रोतस का मूल अस्थियां एवं संधियों को माना है। आचार्य शुष्ण ने मज्जा व स्रोतस नहीं माना है, ठीक है। ASM एम से क्या हो गया, मज्जा व स्रोतस इन्होंने नहीं माना है। इन्होंने अस्थि व भी नहीं माना है, मज्जा व भी नहीं माना है, ठीक है, और स्वेद व स्रोतस भी नहीं माना है, ठीक है। ASM नहीं माना इन्होंने, ठीक है। मज्जा धातु 6 के लक्षण, तो श्रियंते इव चा अस्थिनी दुर्वाणी लघुनी चा प्रातत्नम बात रोगिणी क्षीणे मज्जानी देहिनाम। यानी मज्जा के शरीर में क्षय होने पर अस्थियां कट के गिर जाने जैसा अनुभव होता है तथा अस्थियां दुर्बल एवं लघु हल्की हो जाती हैं। ऐसे व्यक्ति सदैव वात रोग से पीड़ित रहते हैं, मतलब जिनकी मज्जा धातु का क्षय हो जाएगा वो हमेशा वात रोग से पीड़ित रहेंगे। मज्जा 6 अल्प शुक्रता पर्व भेदो अस्थि निस्तोद अस्थि शून्यता चा। यानी आचार्य शुष्ण ने मज्जा धातु के क्षय होने पर अल्प शुक्रता, संधियों में भेदन सी पीड़ा, अस्थियों में तेद, अस्थि शून्यता आदि लक्षण होता है। देखो जिनमें 2-2 श्लोक लिखे हुए हैं उनमें कोई भी आपको जो इजी लगे या छोटा लगे वो आप एक याद कर सकते हैं। और किसी बच्चे को बिल्कुल श्लोक नहीं आते तो कोई चिंता वाली बात नहीं, सिर्फ हिंदी लिख के आओगे तब भी पास हो जाओगे, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अस्थिनाम मज्जानी शौशर्यम भ्रम स्तिमिर दर्शनम, ठीक है। आचार्य बागवण ने मज्जा धातु के क्षय होने पर अस्थियों में सुशीरता यानी कि मतलब हल्कापन, भ्रम, तिमिर दर्शन अंधकार दर्शन आदि लक्षणों का उल्लेख किया। मज्जा धातु वृद्धि के लक्षण, मज्जा सर्वांग नेत्र गौरवम च। आचार्य शुष्ण ने मज्जा की अति वृद्धि होने पर सर्वांग शरीर में तथा नेत्रों में गुरुता उत्पन्न होने का वर्णन किया है। मज्जा नेत्रम गौरवम परवेशु स्थूल मूलानी कुरियात कृक्षण अरुषि चा। यानी अष्टांग हृदय में बढ़ी हुई मज्जा के लक्षणों का वर्णन करते हुए कि वृद्ध मज्जा धातु नेत्र तथा शरीर में गुरुता पर्व एवं स्थूल मूल वाली कष्ट साध्य अरुषिकाओं को उत्पन्न करता है, ठीक है। मतलब जो बोन में जो ट्यूमर्स वगैरह नहीं होते उस टाइप का वहाँ पर पूछते हैं, इन्होंने कहा है। हम बताएंगे मज्जासार पुरुष के लक्षण, मृद अंगा बलवंता स्निग्ध वर्णस्वरा स्थूल दीर्घ व्रत संध्यश मज्जा शारा ते दीर्घ आयुषो बलवंता श्रुति वित्त विज्ञान अपत्य सम्मानम भजश्च भवन्ति, ठीक। मज्जासार पुरुष के अंग मृदु होते हैं, बलवान होते हैं तथा शरीर का वर्ण एवं स्वर स्निग्ध होता है। इनके शरीर में संधियां मोटी, बड़ी एवं गोलाकार होती हैं। ये सभी इस प्रकार के सार से युक्त पुरुष दीर्घायु, बलशाली, ज्ञान शास्त्र संपन्न यानी श्रुति वित्त ज्ञान संपन्नम, ठीक है। यहाँ पर कहा ज्ञान शास्त्र ज्ञान संपन्न, धनी विज्ञान संपन्न, संतान युक्त एवं आदर के पात्र होते हैं, ठीक है। भजश्च भवति, भजश्च मतलब जिनका भजन किया जाए यानी कि जो सम्मान पाने, ठीक है। ये वाला श्लोक आप लोगों को याद करना, पहले वाले की सिर्फ हिंदी पढ़नी है। अकृश उत्तम बलम स्निग्ध गंभीर स्वरम सौभाग्य संपन्नम महान नेत्रज मज्जा। यानी कि आचार्य सुश्रुत के अनुसार मज्जासार पुरुष अकृश मतलब पतले नहीं होते, मोटे ताजे होते हैं। उत्तम बल वाले, उत्तम बलम, स्निग्धम और गंभीर स्वर वाले, स्निग्ध गंभीर स्वर, सौभाग्य संपन्न, सौभाग्यशाली, महानेत्रज मज्जा यानी बड़े नेत्र वाले होते हैं, ठीक है। इसका आप श्लोक याद करेंगे, ठीक है। इसका मॉडर्न कोरिलेशन भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इसे बोन मैरो से कोरिलेट किया गया था। बोन मैरो मतलब मिलॉइड टिश्यू। द बोन मैरो इज द कनेक्टिव टिश्यू एंड इट इज प्रेजेंट इन द मेडुलरी कैविटी ऑफ द बोन। इट कंसिस्ट ऑफ 4% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। जो हमारा बोन मैरो होता है वो हमारी पूरे शरीर का 4% वजन
होता है। बोन मैरो कंसिस्ट ऑफ 2 मेन टाइप्स ऑफ स्टेम सेल, हीमोपोएटिक स्टेम सेल और मेसेनकाइमल स्टेम सेल। हीमोपोएटिक फाउंड इन द रेड बोन मैरो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द ब्लड सेल्स, ठीक है। जो हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स होते हैं वो कहाँ हमारी बड़ी अस्थियों में पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, खून बनाने में मदद करते हैं बेसिकली, ठीक है, वही चीज़ लिखी हुई है। मेसेनकाइमल स्टेम सेल प्रोड्यूस नॉन ब्लड सेल्स कंपाउंड्स ऑफ द बोन मैरो इंक्लूडिंग फैट, कार्टिलेज, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, स्ट्रोमल सेल्स एंड दैट सपोर्ट्स द बोन टिश्यू एंड द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। जो मेसेनकाइमल सेल्स होते हैं जो खून नहीं बनाते लेकिन खून बनाने वाली हस्तियों को मदद करते हैं, साथ में इनमें फाइब्रस बनते हैं, कनेक्टिव टिश्यू बनते हैं और स्ट्रोमल सेल्स बनते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ बोन मैरो 2 टाइप के होते हैं, रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो के बारे में पढ़ेंगे पहले। It consists of the stem cells which are called pluripotent stem cells or hemocytoblast. It is highly vascular and flexible tissue. RBCs, W-based RBCs में red blood cells, white blood cells and the platelets are formed from pluripotent stem cell of the red bone marrow. ठीक है। In newborn, all the bone marrow is red bone marrow, but as a child grows and becomes elder, its long bones red bone मैरो इज़ रिप्लेस्ड बाई फैटी येलो बोन मैरो। मतलब जैसे ही बच्चा बड़ा होता है एक समय के बाद क्या होता है कि उसकी जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उनमें क्या होता है, ये रिप्लेस हो जाता है फैटी येलो बोन मैरो से, ठीक है। येलो बोन मैरो इट चीफली कंटेन्स फैट सेल एंड प्रेजेंट इन लॉन्ग बोन्स। इट हैज़ पुअर वास्कुलर सप्लाई, इट इज कंपोज्ड ऑफ हीमोपोएटिक टिश्यू that has become inactive. When the blood supply is extremely low, yellow bone marrow can be converted to red bone marrow in order to produce more blood cells, ठीक है। इसका मतलब जैसे बहुत सीवियर कंडीशन हो गई तो कभी कभी ये होता है कि आदमी के अंदर खून की बहुत ज़रूरत है, तो उस समय ये जो पहले रेड बोन मैरो था बच्चों में, ठीक है, खून सही मतलब बना रहा था, ठीक है। अब इतनी ज़्यादा खून की ज़रूरत होती नहीं है नॉर्मली, कहीं एक्सीडेंट हो गया या बहुत कोई सीवियर इंजरी हो गई, खून की बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो कभी कभी ऐसा होता है जो येलो बोन मैरो हो वो रेड बोन मैरो में चेंज हो जाते हैं और फिर खून बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग जिनकी खून की बहुत कमी होती है बहुत जल्दी रिकवर होते हैं, ठीक है। तो उसमें यही होता है कि जो येलो बोन मैरो है जो कि इनएक्टिव हो गया है, ठीक है, जो रेड बोन मैरो था जो खून बना रहा था वो इनएक्टिव हो गया। अब वो कभी कभी ऐसा होता है इमरजेंसी कंडीशन में ये येलो बोन मैरो फिर से एक्टिव हो जाता है और बाद में खून दोबारा बनाने मतलब हीमोपोएसिस की प्रोसेस को दोबारा रिकंटिन्यू कर देता है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए है बनाइए, पढ़ते रहें, मस्त रहें। अगर कोई समस्या होती है तो पूछ सकते हैं, ठीक।